जी, मैं रविता लकड़ा चश्मती दुकाबा, इसलिए मैं अपने आप को कहना चाहूंगी क्योंकि जैसे ही ये मैसेज व्हाट्सएप में वायरल हुआ, लोगों ने बस फॉरवर्ड करना शुरू किया, लेकिन हमारे मन में एक क्लिक हुआ कि इतनी बड़ी घटना लोग कैसे इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हम दोपहर को, मैं और मेरा भाई, हम दोनों डोंगरगढ़ पहुंचे। ऐसी 12 बजे का समय था, हम डोंगरगढ़ पहुंचे उस पीड़िता के घर में। जैसे ही उस घर में एंट्री किए, वहाँ के हालात देख के हम एकदम हकबका गए। 30-35 साल की उम्र के बंदे को लेके गए थे, जो मामूली उसको पीड़ा थी, ज्यादा नहीं थी। उसको पता नहीं ऐसी क्या दवाई दी गई थी कि उसको रात भर में वो आदमी सुबह तक खत्म हो गया। विद्या सांगोड़ी जी के जो साथ में जो व्यवहार, उनका जो ट्रीटमेंट में जो हॉस्पिटल से जो चूक हुई, जो गलतियां हुई, तो हॉस्पिटल इसमें दोषी है। वो हॉस्पिटल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसके पहले भी वो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटना सुनने में आया था, फिर भी वो हॉस्पिटल चल रहा है। जो संजीवनी हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल में जो जितने भी स्टाफ है ना, जितने भी यानी कि गलत तरीके से इलाज के, सबको उनका ना गिरफ्तारी होना चाहिए, उनका हॉस्पिटल यानी कि जब्त होना चाहिए, और जो पीड़ित महिला है उनका उपचार के लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। जो एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और हॉस्पिटल को जो बंद हो, और ये जो पीड़ित परिवार है उनको जो है इलाज के साथ साथ उनको जो मुआवजा, यही हमारा जो निवेदन है। जो संजीवनी अस्पताल है, वो संजीवनी अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर वगैरह, उसमें सब कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़िता को है न्याय मिलना चाहिए, बस यही मेरी मांग है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज राजनांदगांव में बौद्ध समाज के सभी उपासक उपासिकाएं यहाँ उपस्थित हुए हैं। आखिर क्यों? आप सभी ने अखबारों में पढ़ा ही होगा संजीवनी हॉस्पिटल के बारे में। डेली प्रचार प्रसार होते रहता है कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधाएं दी जाती है। लेकिन आज हमारे समाज के एक महिला जी के हम आंटी बोल सकते हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से वो उपचार हुआ है। वो जो बताते हैं कि हमारे यहाँ इस फैसिलिटी के साथ ये किया जाता है, लेकिन बहुत ही लापरवाही के साथ यहाँ उपचार किया गया। और एक जिंदगी का सवाल, आखिर दोस्तों जो हमारे शहर है वहाँ हॉस्पिटल्स की तो कमी नहीं है, और हॉस्पिटल कहते हैं कि दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दी जाएगी, लेकिन यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं इतनी बड़ी धारणा प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों? आइए सभी इनके परिवारजनों से बात करते हैं। जी, मैं संजीवनी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए गया था। वहाँ पे डिलीवरी के समय में मेरी पत्नी स्वस्थ थी। डिलीवरी के बाद में भी, डिलीवरी होने के बाद में कुछ देर के बाद में इनके पेट में दर्द शुरू हुआ। दर्द शुरू होने के बाद में मैंने डॉक्टर को इसकी इत्तला दी, खबर दी, तो उन्होंने ये कहा कि दूसरा ऑपरेशन है तो दर्द तो देगा ही। लेकिन उसके कुछ समय के देर के बाद में इनके पेट में दर्द कुछ अत्यधिक बढ़ गया, जिसकी जानकारी मैंने राघव वर्मा को दी। तो उन्होंने कहा कि दर्द हो रहा है तो देखते हैं पेन किलर लगा के, ऐसी करके। फिर उसके बाद में मैं घर आ गया। उसके बाद में जब घर आने के बाद में इनके पेट में दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ने के बाद में फिर इनकी जो सिस्टर थी और ये मेरी मिसेज थी, उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि इनको गर्द इंजेक्शन लग गया है, जिसके कारण इनके हाथों पैरों में काले काले चट्टे पड़ गए और नाक काली हो गई। इनका बाथरूम बंद हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गई। और उसके बाद में जब इनका सोनोग्राफी, जब डॉक्टर राघव को मैंने बताया तो इन्होंने बोले कि इसको सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि किसी चीज़ का रिएक्शन तो नहीं दिख रहा है। तो फिर बोले कि सोनोग्राफी होने के बाद में कि इनका प्लेटलेट नियंत्रण घट रहा है, जो 2,40,000 था वो घट के भी 37,000 हो गया है। तो ये सब चीज़ की जांचें यहाँ पर नहीं हो पाएगी, उपलब्ध नहीं है, तो इनको बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, मेरे पास 2 हॉस्पिटल है, रामकृष्ण का दूसरा एम्स। तो मैंने कहा एम्स से भेज दो सर, ऐसी करके। तो ठीक है बोलते हैं, एम्स से भेज देता हूँ। अब मैं वहाँ से जब निकला, वहीं के एम्बुलेंस में, वहाँ पे एम्बुलेंस जो खड़ी थी उसमें जब मेरी पत्नी को लेके गया ऑक्सीजन में, वहाँ पे कोई भी नर्स स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा भेजा गया कोई भी स्टाफ नहीं था, जबकि मेरी पत्नी ऑक्सीजन पे थी। और जहाँ पे हम लोग रायपुर के एम्स हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ पे जब डॉक्टरों से मिले तो वहाँ पे बेड तो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि बेड नहीं है बोले। उसके बाद में जब मैंने डॉक्टर को कहा कि यहाँ पे रिफर लिखा हुआ है करके, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कहाँ रिफर लिखा हुआ है भाई, मेरे को दिखा दो बोले। तो फिर भी हम लोग ने उनसे नियंत्रण गुजारिश गुहार लगाते रहे कि हमको किसी प्रकार से बेड मिल जाए करके। तो मैंने फिर बाहर निकल के राघव वर्मा को फ़ोन लगाया कि कहा, मैंने सर यहाँ पे रिफर कहीं नहीं लिखा हुआ है, बोल रहे हैं एडमिट नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। जैसे ही फिर मैंने रिटर्न उसकी खबर लेने के लिए फ़ोन लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आया। उसके बाद में फिर मैंने
अंदर जाके डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की, कहीं किसी प्रकार से बेड मतलब भर्ती हो जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए ऐसा करके। तो उनके जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो मुझे बार बार बोलते थे, भैया बोलते थे आप उतारो, बोलते मेरी नौकरी का सवाल है ऐसी करके। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अपने डॉक्टर से मुझे बात करवा दे, उसके बाद में मैं उतार लूँगा। अभी भर्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कहाँ से उतार लूँगा, कहाँ रखूँगा मैं। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं लगा देता हूँ। फर्स्ट बार उन्होंने फ़ोन लगाया, मैंने बात की, हेलो सर मैं पेशेंट का हस्बैंड बोल रहा हूँ बोला, तो उसने तुरंत फ़ोन को काट दिया। फ़ोन काटने के बाद में फिर मुझे ड्राइवर परेशान करने लगा, भैया बोलता है मेरी नौकरी का सवाल है, डॉक्टर बार बार फ़ोन कर रहा है, हाँ बात करवा दे डॉक्टर के साथ मेरी। तो उन्होंने कहा साहब मना कर दिए भैया आपसे बात करवाने के लिए, तो मैं कैसा करूँ बोलता है। अब मैं भी घबराया हुआ था क्योंकि मेरी पत्नी का हालत बहुत गंभीर था। मैंने उसी ड्राइवर को पैसे दिए, 1000 रुपये और मेकाहारा लेके गए। उन्होंने हमको मेकाहारा छोड़ा, वहाँ से वो आ गए फिर राजनांदगांव के लिए। मेकाहारा में ट्रीटमेंट करवाने हम रुके, तो वहाँ पे डॉक्टर लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जब वहाँ से मैं बोला समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ से जब निकल रहा था, मैं छुट्टी ले रहा था, तो वहाँ के एक डॉक्टर ने कहा मुझे इसकी हालत बहुत गंभीर है, आप लोग मत ले जाओ। मैं बोला मैम 2-3 घंटा हो गया यहाँ पे तो स्ट्रगल कर रहे, कुछ तो हो नहीं पा रहा है, तो किस भरोसे यहाँ पे छोड़ूं, आधे से ज़्यादा पेशेंट तो बाहर पड़े हुए हैं ऐसे करके। तो ठीक है बोले, उन्होंने रिफर पेपर कंसर्न लिया मेरा और मुझे छुट्टी दे दी। उसके बाद में मैं ममता स्पेशलिस्ट के पास में गया रायपुर मोआ में। वहाँ पे भी डॉक्टर को मैंने पूछा कि इलाज तो हो जाएगा ना, तो उन्होंने भी कहा ठीक है इलाज तो हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू 2 दिनों तक इलाज हुआ। उसके बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने ये कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके शरीर में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने कहा अब कैसे करेंगे सर, हमारी उम्मीद पूरी टूट चुकी थी। वहाँ से हम घर आने वाले थे, तो वहीं पे मैं जहाँ पे काम करता हूँ उन मालिक से मैंने बहादुर अली सुल्तान अली सर से गुहार लगाई। तो उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और मुझे MM नारायणा भेजा, जहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के दौरान इनके पेट का मतलब इनके पूरे शरीर का CT स्कैन किया गया, जिसमें ये पता चला कि इनके अतड़ियों में हवा भर गई है, यही बस पता चला। उसके बाद में वहाँ पे ट्रीटमेंट चलते गया। अब वहाँ पे 1 तारीख 12वें महीने की 1 तारीख या 11वें महीने की 1 तारीख के इनके सांस टूट गई थी, जिससे मैं घबरा के वहाँ से भी छुट्टी ले लिया। छुट्टी लेने के बाद में मैं MM नारायणा गया। वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे पैसे की तंगी आने का मैंने वहाँ से भी छुट्टी ले लिया। उसके बाद मैं एम्स गया। एम्स में मुझे ये बताया गया कि 16-17 तारीख के बाद से इनके किडनी में ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हुआ है, जिससे क्या है इनके शरीर के सारे ऑर्गन डैमेज हो गए। तो अब इनको किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत आ रही है। उसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके न्याय के लिए मैंने बहुत जगह गुहार लगाई, कलेक्टर को, SP ऑफिस को, CMO को, विधायक को, मुख्य चिकित्सक को, राज्यपाल को, जिसके कारण मुझे सिर्फ एम्बुलेंस की सुविधा मिली, उसके अलावा अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। अब मैं जो आवाज है वो पूरी राजनांदगांव में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ तक पहुंचाई जाएगी। तो आपने जो स्टोरी बताई, आप सभी ने जैसे कि सुना कि एक छोटे से इंजेक्शन के कारण दोस्तों एक जिंदगी की पूरी मौत के राह पर खड़ी हो गई है। आखिर एक छोटी सी लापरवाही के कारण आज देश में लाखों लोगों की मौत हो रही है, आखिर क्यों? आइए और भी बाकी लोगों से बात करेंगे इस धरना प्रदर्शन के बारे में। आइए दोस्तों, धरना प्रदर्शन के बारे में और भी बाकी समाज के सभी लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहते? जो यह हॉस्पिटल द्वारा जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया और जिस तरह की लापरवाही की गई है, इस लापरवाही को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, इसको भुलाया नहीं जा सकता। आज तो एक परिवार के साथ इस तरह का हुआ है, एक सदस्य के साथ हुआ है, आगे और भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो इसलिए संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके विरुद्ध FIR दर्ज होना चाहिए। साथ ही जो विद्या सांगोड़े है जिसके साथ यह घटना हुई है और उसको गलत उपचार करके उसको जिस तरह से जिस स्थिति में वो पहुंची है, तो उसके पीछे जो भी खर्च आता है, जितना भी खर्च होता है और आगे जो भी उस पर लगेगा, उस पूरे का पूरे खर्च की जिम्मेदारी उस हॉस्पिटल को उठानी चाहिए। आप क्या कहना चाहते?
मैं ये बोल रहा था, ये विद्या सांगोड़ी जी के जो साथ में जो व्यवहार उनका जो ट्रीटमेंट में जो हॉस्पिटल से जो चूक हुई, जो गलतियां हुई, तो हॉस्पिटल इसमें दोषी है। वो हॉस्पिटल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। इसके पहले भी वो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटना सुनने में आया था, फिर भी वो हॉस्पिटल चल रहा है और ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। तो शासन को इस पे संज्ञान में लेना चाहिए, उसके जो लाइसेंस है वो रद्द करना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तार होना चाहिए। कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिए, तो हम उम्मीद रखते हैं कि कलेक्टर महोदय को इस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई होगी। संजीवनी हॉस्पिटल का जो मामला है वो पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे मामले वहाँ हो चुके हैं। उन्होंने उस हॉस्पिटल में मेरे आंखों के सामने में हमने एक ऐसा हमारे 30-35 साल की उम्र के बंदे को लेके गए थे, जो मामूली उसको पीड़ा थी, ज़्यादा नहीं थी। उसको पता नहीं ऐसी क्या दवाई दी गई थी कि उसको रात भर में वो आदमी सुबह तक खत्म हो गया, मर गया। वो उसको रिफर करो करके वो बोले थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और ये विद्या सांगोड़े वाला जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है और वो वैसे भी गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है। और वहाँ का जो स्टाफ है और वहाँ के जो डॉक्टर है राघव वर्मा, वो काफ़ी लापरवाह डॉक्टर है। और वो संजीवनी हॉस्पिटल जितने जल्दी हो शासन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करके उसके ऊपर एफआईआर करे और उसका लाइसेंस रद्द करे और जितने जल्दी हो सके ऐसे हॉस्पिटल्स बंद होने चाहिए। और शासन प्रशासन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को प्राथमिकता देकर वहाँ पे सुविधा बढ़ाकर वहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपस्थित करवाकर वहाँ पे इलाज करवाए और उस पीड़िता को न्याय मिले। बस यही हम चाहते हैं। जय भीम। तो अगर सोशल मीडिया चाहे तो किसी को भी न्याय दिला सकती है। आखिर बहुत सारे ऐसे केस हमारे देश में आए हुए हैं जो कि सोशल मीडिया के कारण ही बहुत से लोगों को न्याय मिल पाया। आइए और बाकी लोगों से बात करते हैं। आइए आज के इस आंदोलन में जो कि थाना प्रदर्शन रखा गया था उसके बारे में और डिटेल से जानकारी ये है कि पीड़िता जो विद्या सांगोड़े है उनका इलाज जो है यहाँ के जो संजीवनी हॉस्पिटल चिकनी राजनांदगांव, उसमें जो हुआ था गलत इलाज के कारण जो है रिएक्शन हुआ। अभी 6 महीना हुआ है। अब उस बेटी की हालत बहुत खराब है, इलाज की भी जरूरत है और उस हॉस्पिटल के खिलाफ जो है एफआईआर करने की जरूरत है। पीड़ित परिवार की ओर से काफी लिखा पड़ी हुई है। पहले भी जिला कलेक्टर के संज्ञान में इस बात को लाया गया है, मगर अभी तक जो कार्रवाई नहीं होना अनेक शंकाओं को जो जन्म देता है। हमको लगता है कि कहीं कोई सत्ता के साथ में हॉस्पिटल का कोई रिश्ता तो नहीं है और इसलिए इतनी जो देरी हो रही है। हमारा निवेदन है चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा नहीं है। नियम कानून के मुताबिक कमेटी बननी चाहिए। कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाना चाहिए 2-3 जानकार लोगों की, और वो कमेटी जो है 2-3 दिन में 4 दिन में जो है जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दे। उसके मुताबिक जो है एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और हॉस्पिटल को जो बंद हो और ये जो पीड़ित परिवार है उनको जो है इलाज के साथ साथ उनको जो मुआवजा, यही हमारा जो निवेदन है। तो सरकार से सिर्फ छोटी सी अपील की गई है, बस ये जितने भी 80 मोर्चा के यहाँ लोग उपस्थित हुए वो सिर्फ न्याय चाहते हैं और साथ ही में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति जो इनकी मांगे उनको चाहते हैं। आइए दोस्तों और भी बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करें। लोगों ने सभी पुरुषों से तो बात कर लिया, आखिर ये जो धरना प्रदर्शन है एक महिलाओं के लिए और एक महिला के लिए, तो हम महिलाओं से बात करें। जी, मैं रविता लकड़ा चश्मती दुकाबा। इसलिए मैं अपने आप को कहना चाहूंगी क्योंकि जैसे ही ये मैसेज व्हाट्सएप में वायरल हुआ, लोगों ने बस फॉरवर्ड करना शुरू किया, लेकिन हमारे मन में एक क्लिक हुआ कि इतनी बड़ी घटना लोग कैसे इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हम दोपहर को, मैं और मेरा भाई, हम दोनों डोंगरगढ़ पहुंचे। ऐसी 12 बजे का समय था। हम तो डोंगरगढ़ पहुंचे उस पीड़िता के घर में। जैसे ही उस घर में एंट्री किए, वहाँ के हालात देख के हम एकदम हकबका गए कि ये कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे। उस महिला की जब पहली फोटो देखे वो और अभी की फोटो देख के हम अवाक रह गए। सारी घटना को जब हम सुने तो हमको ये लगा कि सारी चीजें का जिम्मेदार जो है वो संजीवनी हॉस्पिटल का मात्र एक इंजेक्शन है। डिलीवरी के लिए उसको संजीवनी हॉस्पिटल में ले जाया गया, स्वस्थ डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद जो दर्द उठा, उस दर्द से तड़पती हुई वो महिला गुहार लगाने लगी कि मुझे कुछ तो भी ऐसा दो जिससे मेरा दर्द
थम जाए। वहाँ की नर्सों ने उसको धुतकारा कि क्या पहली डिलीवरी तुम्हारी है। सारी चीज़ों को सुनते हुए शाम को ले दे के कोई नर्स ने उसको इंजेक्शन लगाई और इंजेक्शन लगाते ही साथ ही वो नर्स घबराने लगी, अरे मुझसे गलती हो गई, मेरे से कोई इंजेक्शन गड़बड़ हो गया करके। ये बातें उसके परिवार वाले और खुद पीड़िता ने भी सुना। फिर वो अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने लगी, बार बार वो चेक करने आने लगे कि कैसे हो रहा है, तबीयत तो ठीक नहीं है, कैसा लग रहा है। मतलब उन लोग घबरा रहे थे। 15 से 20 मिनट बाद तबीयत खराब होने लग गई उसकी और उसके चेहरे में निशान होने लगे। डॉक्टर को सूचना मिली, डॉक्टर ने उसको आईसीयू रूम में रखा और तुरंत सोनोग्राफी के लिए उसके पति को बुलाया गया। सोनोग्राफी में जो भी निकला, इन लोग ने अपना पल्ला झड़ाने के लिए कह दिया कि हम इसको यहाँ से रिफर करते हैं क्योंकि इसकी प्लेटलेट्स घट गई है और प्लेटलेट्स घटने के कारण इसकी हालत ऐसी हुई है और हमारे पास इलाज नहीं है। रिफर बना दिए उन्होंने और एम्स हॉस्पिटल के नाम से और एक रामकृष्ण के नाम से, तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा करके रामकृष्ण हॉस्पिटल न जाते हुए एम्स में गए। वहां जाने के बाद पता चला कि एम्स का रिफर बना ही हुआ नहीं था। उनको भटकना पड़ा 4 घंटे और हालत पस्त होने के कारण और भी उसकी स्थिति जो है एकदम दयनीय हो गई और वहां से उनको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए और इस तरह वहां पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। ये हालत उसकी आज ऐसे है। आप लोग बाकी लोग क्या कहना चाहोगे? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो संजीवनी हॉस्पिटल है ना, उस हॉस्पिटल में जो जितने भी स्टाफ है ना, जितने भी यानी कि गलत तरीके से इलाज के, सबको उनका ना गिरफ्तारी होना चाहिए, उनका हॉस्पिटल यानी कि जब्त होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उनका उपचार के लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। तो पहली मांग यही है कि सबसे पहले जो किडनी से परेशान हो रही है उस हॉस्पिटल को सबसे पहले किडनी ट्रांसफर किया जाए। डायलिसिस से कब तक जिएगी उसकी हालत आप सबने देखे। 1 करोड़ का मुआवजा उसको दे, उसके परिवार को पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी रखे क्योंकि ये सारे हालत उस हॉस्पिटल की वजह से हुए। तो वजह जब बना है तो उसका इलाज भी वही करे और सारा चीज करे और बार बार ऐसा केस ना हो, इसलिए उस हॉस्पिटल को भी बंद कराया जाए। जी, तो आप सभी ने जिन डॉक्टरों का लाइसेंस नहीं है ना, उन हॉस्पिटलों का ना लाइसेंस रद्द करके वो हॉस्पिटल को बंद किया जाए। भेज रहा है, कहीं से आश्वासन मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है। अगर मान लो इस पत्र के मुताबिक इन पर कोई जानलेवा हमला होता और बार बार अभी यहाँ पर बंद नहीं चल रहा था कि बलौदा बाजार में इस तरीके की घटना होगी, मान लो इनकी जान पर अगर कोई बात आती है तो इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? घटना को उठाने का जो काम है, उठाने का काम है, तो आप लोग को और नहीं किया जा रहा है, लापरवाही की जा रही है। इतने सारे नेता है क्यों बने हुए, इतने सारे ये इस पर आप कार्रवाई करने की अभी आप पार्टी के तरफ इसलिए आप तुरंत तत्काल कार्रवाई कराइए। यदि जान से मारने की धमकी दी गई है या किसी अन्य कारण से भी अगर मर जाता है, कुछ होता है, उसमें कार्यवाही नहीं होती है, आगे जो उग्र आंदोलन किया जाता है। अलग अलग प्रकरण, एक तो संजीवनी वाला मामला चल रहा है, एक उनको राशि की बात कर रहे हैं, ये जान से मारने वाली जो बात है, जान से मारने वाली बात करने की तो आप शुरुआत कर सकते हैं। जान से मारने की धमकी जो है वो हॉस्पिटल के लोगों ने ही करवाया। मैडम FIR होना चाहिए, अगर नहीं होती है तो आने वाली 17 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हॉस्पिटल के साथ कोई घटना हो, यहाँ पे कोई घटना हो, इसके लिए शासन प्रशासन खुद ही जिम्मेदार हो। इसलिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर में FIR चार्जशीट हो और ये व्यवस्था बने। जो संजीवनी अस्पताल है, वो संजीवनी अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर वगैरह, उसमें सब कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीड़िता को है न्याय मिलना चाहिए, बस यही मेरी मांग है। तो सभी यहाँ अब इतनी गर्मी में, इतने धूप में सभी यहाँ उपस्थित हुए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। आखिर एक छोटे से इंजेक्शन के कारण किसी की जिंदगी मौत के राह पर खड़ी हो चुकी है। आखिर डेली आप लोगों ने देखा होगा हर अखबारों में संजीवनी हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार किया जाता है, डेली उनका जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ की जो गलतियां उनको वो दिखाएंगे नहीं। आखिर क्यों यहाँ लोग इतने धूप में भी यहाँ उपस्थित हुए? आखिर आप लोगों ने भी जान लिया। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो धारणा में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं सभी का सहयोग हुआ होगा और जो महिला है जो कि जिनका नाम विद्या सांगोड़ी जी है, उनको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ये सर, आज की इस धरना प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का इस धरना प्रदर्शन जो पूरा बौद्ध समाज के द्वारा हुआ है, वह एक पीड़िता हमारे समाज की है जो डोंगरगढ़ भाग के अछोली ग्राम में रहती है। विगत 4 महीने पहले संजीवनी हॉस्पिटल में विद्या सिंगाड़े जी का डिलीवरी केस हुआ था। उसमें संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा द्वारा गलत इंजेक्शन के द्वारा लगाया गया है। तब से आज तक का उनका शरीर
विद्या जी का गिरते जा रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो विद्या जी का शारीरिक परेशानी हुआ है उसको शासन प्रशासन और संजीवनी हॉस्पिटल उनका आज तक उनका 22 लाख पूरा खेत खार बेच के उनका पूरा ऑपरेशन कराए हैं और उनका चिकित्सा पद्धति से इलाज कराए हैं। उनका पूरा घर की स्थिति में अपन अवलोकन जाके किए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति एकदम बहुत सुदृढ़ है, लेकिन हम शासन से चाहते हैं कि संजीवनी हॉस्पिटल को बैन करे और राघवेंद्र वर्मा पर एफआईआर दर्ज करे। जी सर, तो जैसे कि जो लापरवाही की गई है उसके लिए उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए और जितना भी यहाँ लोगों ने उनके लिए कहा है उन सभी की मांग को पूरी की जाए। साथ ही साथ जो पीड़ित महिला है उनकी जो स्वास्थ्य है उन पर भी जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, ऐसा मैं सभी से चाहूंगा। और ये वीडियो जितना से ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।